स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो इलियम आपकी स्मॉल बाउल का सबसे नैरोएस्ट सेगमेंट है और सबसे ज़्यादा जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना रहती है वो इसी रीजन के अंदर रहती है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे फीकल वॉमिटिंग की। फीकल वॉमिटिंग में बता चुका हूँ आपको कि किस प्रकार का पैटर्न उसके अंदर फॉलो किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, चाहे वो पार्शियल हो या कंप्लीट हो, कंप्लीट ज़्यादा सीवियर होता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट, जब कभी भी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है इस जगह पे तो फीकल वॉमिटिंग होती है। और स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर एक खास चीज़ है कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी रहती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड को सिर्फ छोड़ सकती है, उसको वापस से अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपको कि लगभग 7 से 8 लीटर का फ्लूइड ये स्मॉल इंटेस्टाइन अपने ल्यूमेन के अंदर छोड़ देती है, जिसको कि वो दोबारा से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और ऊपर से यहाँ पर वॉमिटिंग हो रही है, फीकल वॉमिटिंग हो रही है। और जब ये वॉमिटिंग होती है तो जो इलियम के अंदर जो कंटेंट है वो थ्रू स्टोमक होता हुआ जब बाहर की ओर निकलता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है। कहने का मतलब स्टोमक के अंदर HCl प्रेजेंट रहता है। कहने का मतलब स्टोमक के अंदर H+ आयन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जब इस प्रकार की वॉमिटिंग होती है, जब ये जो वॉमिटस है जब ये स्टोमक से होकर के आता है तो स्टोमक के अंदर जो मौजूद HCl है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं H+ आयन है, उसका भी यहाँ पर लॉस होता है। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ का और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर पोटेशियम बहुत ही रिच मात्रा के अंदर होता है। यहाँ पर जब ये वॉमिटिंग होगी, फीकल वॉमिटिंग होगी, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग। और प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग का मतलब है फोर्सफुल वॉमिटिंग, और फोर्सफुल वॉमिटिंग का मतलब है ऐसी वॉमिटिंग जिसको कि हम रोक नहीं सकते। डियर स्टूडेंट, जब फीकल वॉमिटिंग होती है पैटर्न क्या होता है इसका हम लास्ट क्लास में, हम लास्ट स्लाइड के अंदर हम देख चुके हैं। यहाँ पे जब फीकल वॉमिटिंग होती है तो इस वॉमिटिंग के द्वारा K+ आयन का भी लॉस होता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल जो कंटेंट होता है या इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसके अंदर K+ आयन प्रचुर मात्रा के अंदर होते हैं। जब H+ आयन का लॉस होता है, K+ आयन का लॉस होता है, डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हाइपोकैलेमिया देखा जाता है। क्या देखा जाता है? हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है कि बॉडी से K+ आयन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और इंटेस्टाइन जो फ्लूइड है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? K+ आयन। जब इंटेस्टाइनल कंटेंट फीकल वॉमिटिंग से बाहर निकल रहा है तो K+ आयन का यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दूसरी चीज, H+ आयन का भी जब लॉस होता है तो यहाँ पर बेसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। बेसिक का मतलब एल्कलाइन प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाइपोकैलेमिया के साथ साथ क्या देखा जाता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं उनको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आई है यहाँ से कि एक तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जब फीकल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल टाइप की जब वॉमिटिंग होती है, तो इंटेस्टाइनल कंटेंट से जब K+ आयन का लॉस होता है तो यहाँ पर एक तो हाइपोकैलेमिया देखा जाता है। साथ ही साथ हाइपोकैलेमिया जब कभी भी होता है, सीधा सीधा फार्मूला है ये कि जब कभी भी हाइपोकैलेमिया होता है तो हमें एल्कलोसिस देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। डियर स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कह चुका हूं आपको कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी रहती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7 से 8 लीटर जो फ्लूइड है अपने ल्यूमेन में छोड़ देती है, लेकिन उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जब यहाँ पर वॉमिटिंग होती है तो बहुत सारे फ्लूइड का यहाँ पर लॉस भी होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जैसे ही वॉमिटिंग होती है, जैसे पैरोक्सिस्म आते हैं वॉमिटिंग के, एक के बाद एक एपिसोड जब वॉमिटिंग का आता है तो भयंकर तरीके से यहाँ पे फ्लूइड लॉस भी होता है।
परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन। एक पैरोक्सिज्म जब आएगा वॉमिटिंग का, इमीडिएटली आप देखेंगे कि डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको मालूम है डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा यहाँ पे कि जब कभी भी डिहाइड्रेशन होता है तो एक तो स्किन टर्गर जो होता है वो घट जाता है, साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि कोटेड टंग देखने को मिलेगी, आपको पार्च्ड टंग जो है वो देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर। इसके अलावा आई बॉल संकन हो जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, उसके चारों तरफ जो है आपको डार्कनेस, आई के चारों तरफ डार्कनेस भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब है कि व्यक्ति को बेहोशी सी आ सकती है, चक्कर जो है उसको आ सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा उसका बीपी भी जो है लो रह सकता है डियर स्टूडेंट डिहाइड्रेशन में। और याद रखना जब कभी भी सीधा सीधा फार्मूला है, यदि बीपी लो होता है, यदि हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है, या मैं कह सकता हूं कि शॉक की स्थिति है, यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है पेशेंट को। डिहाइड्रेशन की वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। यदि यहाँ पर शॉक लगेगा तो शॉक की वजह से बीपी लो हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है। याद रखना हाइपोटेंशन या शॉक के अंदर टेकिकार्डिया भी देखने को मिलता है। और टेकिकार्डिया क्यों डेवलप हो जाता है? ड्यू टू स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेशन, ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजी है यहाँ पे, और क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकता है। खास तौर से कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स को मैं आगाह करना चाहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने देखा हाइपोकैलेमिया डेवलप हो रहा है, दूसरा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस डेवलप हो रहा है, और तीसरा मैंने कहा आपसे डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। और याद रखना डियर स्टूडेंट, जैसे ही वॉमिटिंग होगी इमीडिएटली यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, चौंकाने वाली बात, अभी मैंने कहा आपको कि यहाँ पर एक सीधा सीधा फार्मूला है कि जब कभी भी पोटेशियम आयन का लॉस होता है बॉडी से तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात, लेकिन अगले ही पल में आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलता है। वो कैसे देखने को मिलता है? यहाँ पर कि जब यहाँ से फीकल वॉमिटिंग या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जब होती है, जब यहाँ पर फ्लूइड लॉस होता है तो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पर फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोवोलेमिया। परिणाम स्वरूप हार्ट से जो दूर से दूर बैठी सेल है वहां तक ब्लड पहुंच नहीं पाता, या हम टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं कि साफ परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जब दूर से दूर बैठी सेल तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो दूर से दूर बैठी सेल, बोले तो पेरिफेरल सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और यदि मेटाबॉलिज्म वहां पर डिस्टर्ब्ड का मतलब है डिक्रीज हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म, जब हाइपोवोलेमिया होने की वजह से पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर जब ब्लड नहीं पहुंच पाता तो वहां पर पेरिफेरल एरिया में ऑक्सीजन की कमी, ग्लूकोज की कमी, परिणाम स्वरूप एटीपीज का वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाता। साथ ही साथ वहाँ पर मेटाबॉलिज्म के उपरांत CO2 का प्रोडक्शन भी वहाँ पर बनता है, जिसको कि ड्रेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर ब्लड पहुँचता नहीं है तो वहाँ से वापस लौटता नहीं है। परिणाम स्वरूप पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर CO2 का जमावड़ा लगातार बढ़ता रहता है, और पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर यदि CO2 का लेवल बढ़ता रहेगा तो जो कंडीशन बनती है वो बनती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरिफेरल एरिया के अंदर जब ब्लड नहीं पहुँचेगा, जब परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा तो एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और याद रखना डियर स्टूडेंट, नेक टू नेक सिचुएशन रहती है O2 और CO2 की। यदि O2 का लेवल कम होता है पेरिफेरल टिश्यूज में तो CO2 का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और याद रखना दूसरी चीज और है कि मेटाबॉलिज्म के उपरांत पेरिफेरल एरिया के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड वहां पर नहीं पहुंच पाता तो ये वहां से ड्रेन नहीं हो पाती, ड्रेन नहीं हो पाती तो CO2 का डिपोजिशन लगातार पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर होता रहता है, जिसकी वजह से याद रखना CO2 की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये घटनाक्रम आपने यहाँ पे देखा कि शुरुआत में कैसे एल्कलोसिस हो रहा है और बाद में कैसे यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो डेवलप हो रहा है। अगर मैं आपको मोटे तौर पे कहूँ कि कार्डिनल फीचर्स क्या क्या हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन के, तो सबसे पहला हाइपोवोलेमिया, दूसरा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तीसरा हाइपोवोलेमिक शॉक, और चौथा है यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये कुछ एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। पहला सिम्टम्स है क्रेम्पी पेन दैट इज वेव लाइक और कोलिकी इन नेचर, लहरों के अंदर पेन उठेगा, कोलिकी ऐंठन वाला जो है पेन पेट के अंदर यहाँ पर डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ अब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा है पेशेंट में पास ब्लड एंड म्यूकस बट नो फीकल मैटर एंड नो फ्लैटस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो पेशेंट जो है स्टूल पास नहीं कर पाएगा और ना ही वो गैस पास कर पाएगा, पर रेक्टम वो पास करता है तो क्या करता है, रेक्टम से ब्लड और म्यूकस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है इसके बाद में यदि इलियम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, मैंने कहा आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो नैरो सेगमेंट होता है वो इलियम ही होता है। यदि इलियम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे फीकल वॉमिटिंग का या प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग का, वो क्या होगा, सबसे पहले वॉमिटिंग के अंदर वो कंटेंट आएगा जो कि आपने सबसे बाद में खाया था, या स्टोमक का कंटेंट जो है सबसे पहले आता है। अगर आप जीआई को देखें तो स्टोमक है ये आपका, ये ड्यूडिनम है, ये जिजुनम है, और इसके बाद में सबसे लास्ट में ये क्या है, इलियम। अगर यहाँ पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वॉमिटिंग के अंदर स्टोमक के कंटेंट बाहर निकलेंगे। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो चीज़ आपने सबसे लास्ट में खाई थी सबसे पहले नंबर पर वो आएगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर ड्यूडिनल कंटेंट आएंगे जो कि बाइल स्टैंड कंटेंट हो सकते हैं, और तीसरा यहाँ पर वो कंटेंट आएंगे जो कि जिजुनम या इलियम के अंदर है, जो कि कैसे हो सकते हैं, डार्कर या फीकल लाइक मैटर हो सकता है। तीसरे नंबर पे वो आएगा। तो इस प्रकार का एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कि हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होती है तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड को सिर्फ छोड़ सकती है ल्यूमेन के अंदर, उसको दोबारा से अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसके अलावा जब फीकल वॉमिटिंग होती है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो ये 7 से 8 लीटर, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है फ्लूइड का, ये जो है बाहर निकल जाता है वॉमिटिंग के रूप में। परिणाम स्वरूप सबसे खास चीज़ है कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या लगता है, हाइपोवोलेमिक शॉक या डिहाइड्रेशन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपको कि लगभग 2400 ml फ्लूइड जो है हमारी बॉडी के अंदर बनता है 24 घंटों में, और इस 2400 ml में से लगभग 1500 ml हम ओरली फ्लूइड लेते हैं। इसके अलावा 1500 ml हम लेते हैं और लगभग 9 लीटर तक का फ्लूइड हमारी इंटेस्टाइन ल्यूमेन के अंदर छोड़ देती है। 15 लीटर उधर, 9 लीटर ये हो गया लगभग 24-25 लीटर। ये जो 24-25 लीटर फ्लूइड है ये वापस से इंटेस्टाइन ही इसको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे अब्जॉर्ब करती है मैं बताना चाहूँगा आपको कि इतना सारा फ्लूइड जीआई के अंदर घूम रहा है,
लेकिन स्टूल से सिर्फ कितना निकलता है, 300 ml। लगभग 300 ml का जो फ्लूइड है वो स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। तो आप देख पा रहे हैं कितना सारा फ्लूइड अंदर लिया जा रहा है, लेकिन उसका आउटपुट कितना हो रहा है, 300। मेरा कहने का मतलब है कि इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्लूइड जो है ल्यूमेन में छोड़ती है या ओरल इंटेक किया जाता है, लेकिन आउटपुट जो है बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब इंटेस्टाइन जो है बहुत सारे फ्लूइड को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखना, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी का मतलब है कोई भी डिजीज यदि वहां पर है तो इंटेस्टाइन फ्लूइड को सिर्फ ल्यूमेन में छोड़ सकती है, उसको वापस से अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे डेवलप होता है मैं बता चुका हूँ। हाइपोकैलेमिया, याद रखना इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम बहुत रिच मात्रा में होता है, और जब प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है, जब फीकल वॉमिटिंग होती है, तो बहुत सारा फ्लूइड जिसमें कि पोटेशियम आयंस पड़े हुए हैं बाहर की ओर निकल जाता है। और जब पोटेशियम आयन इस फीकल वॉमिटिंग से बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्या डेवलप हो जाता है, हाइपोकैलेमिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ पर कैसे डेवलप हो रहा है मैं बता चुका हूँ आपको। फीकल वॉमिटिंग होती है तो डियर स्टूडेंट स्टोमक से होकर के ये वॉमिटिंग बाहर निकलती है। स्टोमक में HCl होता है, तो याद रखना वॉमिटिंग से H+ आयन का भी लॉस होता है। परिणाम स्वरूप यदि H+ आयन कम होता है तो बॉडी के अंदर एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है और यहाँ पर बेसिक मीडियम जो है वो बढ़ जाता है। एक तो हाइपोकैलेमिया हो रहा है और दूसरा H+ आयन का लॉस हो रहा है। तो याद रखना ये दोनों ही कंडीशन जब होती है तो यहाँ पर एल्कलोसिस जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर एल्कलोसिस ही डेवलप हो रहा है। लेकिन लेटर फेजेस के अंदर यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस से इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर से तब इनकार नहीं किया जा सकता जब पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर परफ्यूजन क्या हो जाता है, डिक्रीज। और मेटाबॉलिज्म के उपरांत जो पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो डिपॉजिट हो चुकी है, जब वो ड्रेन नहीं हो पाएगी तो याद रखना थ्रू आउट ऑफ बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा CO2 का डिपोजिशन होगा तो वहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस आसानी से डेवलप हो जाता है, क्योंकि CO2 लेवल का बढ़ना एसिडिटी को बढ़ाने जैसा ही होता है। नेक्स्ट है, इसके बाद में डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे। अब्डोमिनल एक्सरे आप यहाँ पर खींच सकते हैं। अब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, गैस भरी रहेगी यहाँ पर, और ये जो लूप है ये बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे एक्सरे के अंदर। CT स्कैन भी कर सकते हैं, MRI भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर शुरुआती तौर पर K+ आयन का लेवल कम रहेगा। यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपको देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर BP लो मिलेगा आपको। BP लो का मतलब है हाइपोटेंशन या शॉक। यहाँ पर बेरियम स्टडी हमको नहीं करनी है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर आपने बेरियम स्टडी की, बेरियम मील आपने दिया, तो यहाँ पर परफोरेशन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, इसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट क्या है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यदि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर इंट्यूससेप्शन की वजह से हुआ है, हम अगर इंट्यूससेप्शन देखेंगे, हमारी लास्ट स्लाइड को हम देखेंगे, ये इंट्यूससेप्शन हो रहा है। यहाँ पर इंट्यूससेप्शन का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, इनविजिनेट हो जाता है या टेलीस्कोप हो जाता है, या हिंदी में हम कहें तो वो एक पार्ट इंटेस्टाइन का दूसरी पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है। इसे ही हम कहते हैं इंट्यूससेप्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। या दूसरी पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस का मतलब होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है जब वो रोटेट हो जाती है या जब वो 180 डिग्री पर रोटेट हो जाती है तो
इंटेस्टाइनल कंटेंट का फॉरवर्डली मूवमेंट नहीं हो पाता, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो प्रिफर्ड प्रोसीजर है वो है आपका डिकम्प्रेशन। डिकम्प्रेशन कैसे करते हैं, एनजी ट्यूब थ्रू ओरली डाली जाती है, यहाँ पर ओरली डालने के बाद में इंटेस्टाइन के अंदर हवा भर दी जाती है। हवा भरने से जो इंटरसेप्शन है या वॉल्वुलस है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है आईवी थेरेपी। मैं कह चुका हूँ आपसे कि इंटेस्टाइनल, खास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो जैसे ही फीकल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है, तो वैसे ही यहाँ पर इमीडिएटली डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है और पेशेंट किस में चला जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। तो यहाँ पर आईवी थेरेपी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हमको देना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। डियर स्टूडेंट, हर्निया होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली तो क्या है, मसल वीकनेस, और दूसरा है आपका इंक्रीजिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट है यहाँ पर तो हर्निया नहीं होगा। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जैसे ये एक इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, ये एब्डोमिनल वाल है। यदि ये कमज़ोर है, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये जो इंटेस्टाइन है स्लिप होकर के ये गिर जाती है। यहाँ से ये मसल्स मजबूत है, ये मसल्स मजबूत है, तो इसकी इस सेगमेंट की जो ब्लड वेसल्स है यहाँ से जा रही है। इन ब्लड वेसल्स के ऊपर ये जो मजबूत मसल्स है लगातार प्रेशर डालती है, परिणाम स्वरूप ब्लड वेसल्स का यहाँ से, खास तौर से यहाँ पे इनका डायामीटर कम हो जाता है। डायामीटर कम होने से आगे के सेगमेंट के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा ये जो स्ट्रेंगुलेटेड पार्ट है ये गैंग्रीनस यहाँ पर चेंजेज हो जाते हैं और ये एक इमीडिएटली सर्जरी की कंडीशंस बन जाती है। खास तौर से ओल्डर एज के जो पर्सन्स होते हैं, इवन बच्चों के अंदर भी आप जो है इस प्रकार का हर्निया जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ओल्डर एज के अंदर ये हर्निया ज़्यादा देखा जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति रहती है तो सर्जन इमीडिएटली सर्जरी लगाता है, इस गैंग्रीनस पार्ट को कट करके वो अलग कर देता है और इंटेस्टाइन के ये जो स्वस्थ सिरे हैं इनको आपस में वो अनास्टमोस कर देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एडेशन। एडेशन का मतलब है कि इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं जब वो एडहर हो जाती है, जुड़ जाती है, तो भी गैस्ट्रिक कंटेंट का या इंटेस्टाइनल कंटेंट का फॉरवर्डली मूवमेंट नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वाया सर्जरी इनको कट करके ये इस पासेज को जो है खोला जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। कहने का मतलब कि अंडरलाइंग काज कैसा है उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर मेजर्स जो है वो काम में लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट। जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो ऑब्स्ट्रक्शन के पहले जो कुछ पड़ा हुआ है, जो कुछ भी कंटेंट पड़ा हुआ है, हमें उसको वाया एनजी ट्यूब के बाहर की ओर खींच लेना है सक्शनिंग के द्वारा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यदि वो वहाँ पे पड़ा रहेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, हमें उसको खींच लेना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर इनटेक और आउटपुट चार्ट हमको मेंटेन रखना है। यहाँ पर विगरस फ्लूइड आप दे सकते हैं क्योंकि विगरसली यहाँ पे फ्लूइड निकलता है, खास तौर से प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग के अंदर जब फ्लूइड निकलता है तो बहुत सारा फ्लूइड हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें बाउल साउंड को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। बाउल साउंड को हम स्टेथोस्कोप की सहायता से, ऑस्कल्टेशन मेथड की सहायता से हमें चेक करना होता है। और बाउल साउंड यदि यहाँ पर नहीं आ रही है, बाउल साउंड नहीं आने का मतलब है कि पैरालाइटिक इलियस की प्रॉब्लम हो चुकी है। यदि यहाँ पर बाउल साउंड नहीं आ रही है
तो हमें इमीडिएटली जो कुछ भी पेट में पड़ा है सबको लोअर सक्शन से हमें बाहर खींच लेना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जब इम्प्रूवमेंट होगा तो बाउल साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है, और यदि इम्प्रूवमेंट नहीं है, यदि लगातार पैरालाइटिस की प्रॉब्लम है, तो बाउल साउंड स्टेथोस्कोप से हमें सुनाई नहीं देगी। डिक्रीज अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट की। टेंडरनेस और पासेज ऑफ फ्लेटस एंड स्टूल, जो स्टूल है, फ्लेटस है, सबकी सब बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और ये चर्चा कर चुका हूँ मैं ऊपर ही कि यहाँ पे इनटेक और आउटपुट चार्ट को हमें मेंटेन रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट है, इसके बाद में अब अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि लार्ज बाउल के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो क्या क्या पैथोफिजियोलॉजिक चेंजेस रहते हैं। कारण की हम चर्चा कर चुके हैं, डेफिनेशन की हम चर्चा कर चुके हैं, और जिस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्ट कॉमन जो साइट होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वो है इलियम, उसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिग्माइड कोलोन मोस्ट कॉमन साइट होती है। और जब सिग्माइड कोलोन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो कई दिनों तक पेशेंट स्टूल पास नहीं कर पाता है, ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, 3-4 दिन तक वो है जो स्टूल पास नहीं कर पाएगा। लेकिन जब अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, तो जब मेडिकल फैसिलिटी में लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो पता चलता है कि अब्डोमिनल जो है इंटेस्टाइनल खास तौर से लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है। यहाँ पर दोबारा से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये एक इंटेस्टाइन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। ऑब्स्ट्रक्शन का कारण कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे, इस ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे जो है फ्लूइड, गैस प्लस इंटेस्टाइनल कंटेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर डिस्टेंशन हो जाएगा क्योंकि ये तीनों चीज़ें यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर पड़ी हुई है। साथ ही साथ जब यहाँ पर डिस्टेंशन होगा तो इस सेगमेंट के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इस सेगमेंट के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो डियर स्टूडेंट, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बढ़े हुए प्रेशर के अंदर कम प्रेशर वाला ब्लड नहीं आ सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये एक पाइप है जिसमें 100 हॉर्स पावर की मोटर जो है पानी फेंक रही है, ये एक और पाइप है जिसमें 50 हॉर्स पावर की मोटर पानी फेंक रही है। तो इस 50 हॉर्स पावर का जो ये मोटर है, इसका ये जो पानी है इस पाइप के अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप इस सेगमेंट की जो दीवारें हैं, इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर ब्लड सप्लाई घट जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई घट जाएगी तो यहाँ पर एडिमा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इवन नेक्रोसिस की जो है संभावना बढ़ जाएगी। और नेक्रोसिस होने से यहाँ पर परफोरेशन भी हो सकता है। परफोरेशन होगा तो पेरिटोनाइटिस की समस्या यहाँ पर रह सकती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, याद रखना, लार्ज बाउल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लार्ज बाउल बहुत सारे फ्लूइड को, फूड को और गैस को हैंडल कर सकती है, यानी कि उसके अंदर अक्यूमुलेशन रह सकता है। बहुत सारा कंटेंट जो है कई सारे घंटों तक उसमें जमा रह सकता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा नहीं था। ये मार्केडली डिस्टेंड हो सकती है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक ये जो लार्ज बाउल है डिस्टेंड हो सकती है, और फूड, फ्लूइड, इंटेस्टाइनल कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक ये अपने अंदर रख सकती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ऐसी कैपेसिटी नहीं है। टॉपिक के शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन कोई भी पैथोलॉजी के अंदर फ्लूइड को छोड़ सकती थी लेकिन अब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर ये लार्ज बाउल के अंदर फ्लूइड को जो है छोड़ा जाता है, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर फ्लूइड को वापस से अब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, फीकल वॉमिटिंग यहाँ पर भी होती है, फीकल वॉमिटिंग यहाँ पर भी होती है। मैं दोबारा से एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहूँगा। ईसोफेगस है, ये स्टोमक है, डियोडिनम है, और ये आपकी जीजुनम, इसके बाद में ये क्या है, इलियम। इलियम के बाद में ये
सीकम, असेंडिंग कॉलोन, और उसके बाद में ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग, ये सिग्माइड कॉलोन, और ये क्या है, रेक्टम। यहाँ पर ये हमने वर्मीफोरम अपेंडिक्स बना दी है, और ये एक इलियोसिकल वाल्व यहाँ पर है जो कि कॉम्पिटेंट होता है मोस्ट कॉमन कंडीशंस के अंदर, यानी कि ये इंटेस्टाइनल कंटेंट को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर नहीं जाने देता। सपोज यहाँ पर यदि ऑब्स्ट्रक्शन है इस जगह पर, तो यहाँ पर भी फीकल वॉमिटिंग होती है। पहली बात तो मार्केडली डिस्टेंडेड हो जाती है जब लार्ज बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कई घंटों तक ये अपने अंदर जो कंटेंट है, इंटेस्टाइनल कंटेंट है, उनको रख सकती है, और मैक्सिमम कैपेसिटी तक ये क्या हो सकती है, डिस्टेंड हो सकती है। समस्या तभी डेवलप होती है यहाँ पे जब इस सेगमेंट की ब्लड सप्लाई किसी तरह से पूरी तरह से बाधित हो जाए। यदि ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है तो फिर हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन यदि इस सेगमेंट की ब्लड सप्लाई मेंटेन्ड है, केवल डिस्टेंशन हुआ है, तो काफ़ी हद तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पेशेंट को प्रभावित नहीं कर पाएगा, कई घंटों तक उसको राहत रह सकती है। और डियर स्टूडेंट, याद रखना कि यहाँ पर जब फीकल वॉमिटिंग होती है, फीकल वॉमिटिंग से मेरा तात्पर्य है कि इस ऑब्स्ट्रक्शन के पहले के जो भी कंटेंट है वो इस असेंडिंग कॉलोन, इस, याद रखना यहाँ पर ये जो वाल्व है ये खुल जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये जो इलियोसिकल वाल्व है खुल जाता है, ये इनकम्पिटेंट हो जाता है, और ये जो भी मैटर है, जो भी इंटेस्टाइनल मैटर है, फीकल मैटर है, वो निकल करके पहले इलियम में, फिर जिजुनम में, ड्योडिनम में, स्टोमक में, और ईसोफेगस से होता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है। यहाँ पर भी फीकल वॉमिटिंग हो रही है, प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन याद रखना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे ही वॉमिटिंग हो रही है तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि हाइपोवोलेमिया या डिहाइड्रेशन इमीडिएटली डेवलप नहीं होता है। यहाँ पर कारण क्या है उसका कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है कुछ मात्रा के अंदर वो फ्लूइड को ऑब्जॉर्ब कर लेती है जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी रहती है तो, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सीवियर डिस्टेंशन हो सकता है, और सीवियर डिस्टेंशन जब यहाँ पर होता है तो पर अब्डोमन, बाहर से या जो लार्ज बाउल है उसके लूप की आउटलाइन आपको बाहर से दिखाई देने लग जाती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आउटलाइन विजिबल हो जाती है, बाहर से ही आप देख सकते हैं कि ये बाउल के लूप हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और लोअर अब्डोमिनल पेन होता है जब लार्ज बाउल के अंदर खास तौर से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और लोअर अब्डोमन के अंदर ही हमें डिस्टेंशन जो है वो दिखाई देता है। अगर आप लार्ज बाउल के अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखें, कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर रहता है, लगभग 3 से 4 या 5 दिन तक व्यक्ति स्टूल पास नहीं कर पाता, ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब्डोमिनल डिस्टेंशन बियॉन्ड इट्स फुल नॉर्मल कैपेसिटी, मैं कह चुका हूँ आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक डिस्टेंड हो सकती है और अकोमोडेट कर सकती है कई घंटों तक विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी फीकल मैटर है, जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट है, गैस है, फ्लूइड है, उसको अकोमोडेट कर सकती है कई घंटों तक। लूप ऑफ लार्ज बाउल बिकम्स विजिबली आउटलाइन थ्रू द अब्डोमिनल वॉल, जब अब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है तो बाहर से ही आप पर अब्डोमन लूप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट है क्रैम्पी लोअर अब्डोमिनल पेन, जो अब्डोमिनल पेन होता है खास तौर से लोअर अब्डोमन में होता है, क्रैम्पी पेन होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक यहाँ पर डेवलप हो सकता है जब फीकल वॉमिटिंग होती है या प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो है शॉक स्लोली डेवलप होता है। कारण क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैपेसिटी है कि वो फ्लूइड को अब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से हम कर सकते हैं। बेरियम स्टडी यहाँ पर क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।
बेरियम एनीमा हम नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बावल परफोरेट हो सकती है और पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें डियर स्टूडेंट यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कोलोनोस्कोपी में भी परफॉर्म्ड, वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एनजी ट्यूब इंसर्ट करके हम डिकम्प्रेस कर रहे थे इंटेस्टाइन को, कहने का मतलब इंटरसेप्शन और वॉल्वुलस खोल रहे थे हवा भर के। उसी प्रकार से यहाँ पर हम जो ट्यूब है वो हम थ्रू रेक्टम भेजेंगे और यहाँ पर रेक्टल ट्यूब की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, हवा भर के बावल को अनट्विस्ट या डिकम्प्रेस आप कर सकते हैं, यानी कि इंटरसेप्शन या वॉल्वुलस से आप रिलीफ पा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सीकोटोमी, ये बड़ा ही गजब का प्रोसीजर है। जब बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो चुका है, पेशेंट के लिए पल पल भारी हो रहा है, डिस्टेंशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब वो सरवाइव करना मुश्किल हो पा रहा है उसका डिस्टेंशन की वजह से, लेकिन किसी कारण से आप इमीडिएटली सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, उसके वाइटल्स अनस्टेबल हो सकते हैं, उसकी वजह से आप सर्जरी हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि सीकम के ऊपर पंक्चर मारा जाता है, बाहर से ही पर एब्डोमेन एक पंक्चर मारा जाता है। परिणाम स्वरूप इस पंक्चर से स्टूल बोले तो फीकल मैटर या गैस फ्लूइड फंवारे के रूप में बाहर निकल सकते हैं, तो पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। बाद में आप जो है प्लांट सर्जरी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो आप सीकोस्टोमी के द्वारा पेशेंट को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर रेक्टल ट्यूब हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करके आप डिकम्प्रेस कर सकते हैं। डिकम्प्रेस का मतलब होता है हवा भर सकते हैं आप इंटेस्टाइन में, हवा भरने से खास तौर से इंटरसेप्शन या वॉल्वुलस जो है वो खुल जाता है। यहाँ पर कोलोस्टोमी आप टेम्पोररी या परमानेंट जो है वो कर सकते हैं। कोलोस्टोमी का मतलब है कोलोन को आप खोल देते हैं और स्टोमा क्रिएट कर दिया जाता है पर एब्डोमेन, और एक पाउच लगा दिया जाता है, वहाँ से हम स्टूल को जो है रिसीव करते हैं। स्टूल को जो है रेक्टम से रिसीव ना करके उस पाउच के अंदर स्टूल को रिसीव किया जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये टेम्पोररी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। डियर स्टूडेंट, आईवी फ्लूइड हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे, और जब कभी भी आईवी फ्लूइड दिया जाता है डियर स्टूडेंट, तो आईओ चार्ट हमें जो है यहाँ पर मेंटेन करना है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस यही है कि लेस सीवियर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो, और सबसे खास चीज़ है कि हाइपोवोलेमिक शॉक यहाँ पर स्लोली डेवलप होता है। यहाँ पर सारे के सारे सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट होंगे इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पर सिम्टम्स सीवियर तरीके से डेवलप हो रहे थे। यहाँ पर भी आपको हाइपोकैलेमिया जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब सिम्टम्स स्लोली डेवलप होंगे और पेशेंट इनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में है, पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और सिम्टम्स जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पेशेंट को जो है प्रभावित करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स।